हे हाय, नमस्कार। तो आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। वो है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड से की उत्पत्ति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज या सिद्धांत दिए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और ये जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी 11th की जो है हिंदी में है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, अंग्रेजी में यही है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका चैप्टर 2 है, वहाँ से ये लिया गया है। ये एनसीईआरटी की सीरीज होगी बेसिकली, जिसमें हम बारी बारी से जो है सारे टॉपिक्स को देखेंगे आगे चल करके धीरे धीरे। तो इसके पहले भी एनसीईआरटी के चैनल पे लेक्चर्स आई थी ज्योग्राफी की, पर वो अच्छी नहीं थी, मैं टू बी ऑनेस्ट कह सकता हूँ इस चीज़ को। और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर कुछ बेहतर लाइए, तो खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए लाया गया है। लेकिन कोई अगर अंग्रेजी वाले कोई देख रहे हैं इसको तो वो भी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि सारे कीवर्ड इसमें अंग्रेजी के डाले गए हैं, तो आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। पर फोकस हिंदी मीडियम वालों के लिए किया गया है। तो आइए फटाफट इसको शुरू करते हैं। तो जो पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरीज दी गई है, सिद्धांत दी गई है, उसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो आरंभिक सिद्धांत जिसको अर्ली थ्योरीज बोलते हैं, और एक है आधुनिक सिद्धांत जिसको मॉडर्न थ्योरीज बोलते हैं। आरंभिक सिद्धांत में क्या है कि जो शुरुआत में परिकल्पनाएं आई कि किस तरह से जो हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण हुआ, तो उसको हमने अर्ली थ्योरीज का नाम दिया। उसमें जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है निहारिका परिकल्पना और एक है द्वैतारक सिद्धांत। बाकी जो आधुनिक सिद्धांत है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, और उसके बाद विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना और स्थिर अवस्था संकल्पना। ये दो और भी थ्योरी है जो देखने लायक है, जहां से पूछी जा सकती है। एनसीईआरटी में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो चाहे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो बोर्ड एग्जाम से, या फिर यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, उसके लिए सब चीजों के लिए चलेगा, सबको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आरंभिक सिद्धांत में जो इंपॉर्टेंट है निहारिका परिकल्पना, या फिर इसको निबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इसका जो प्रतिपादन किया था इस थ्योरी का वो लाप्लास के द्वारा किया गया था 1796 में, 1796 में। पर जो मूल विचार था, जो मूल आइडिया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो था इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, लाप्लास है यहाँ पे और इमैनुअल कांट है। तो प्रतिपादन अगर पूछा जाए तो लाप्लास के द्वारा किया गया, कहीं कहीं कांट भी देता है, पर कोई नहीं, आप देखिएगा दोनों एक साथ नहीं आएगा। ये जो थ्योरी है निहारिका परिकल्पना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले बताता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका कैसे निर्माण हुआ है, किस प्रकार वो बना है। और साथ में ये बताता है कि ये जो सोलर सिस्टम बना है वो किससे बना है? वो निहारिका से बना है, निबुला से बना है। जैसा कि थ्योरीज दिया गया है निबुलर हाइपोथेसिस यानी निहारिका परिकल्पना, तो उसी से बना है। कोई पूछ सकता है कि निहारिका क्या होती है, निबुला क्या होती है? यहाँ पे तो निबुला क्या है कि गैसों का एक झुंड है, और ये गैसें काफी गर्म होती है, एक्सट्रीम हॉट गैसेस होती है वहां पे, और ये निबुला इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गैसों का झुंड है, ये निबुला के पिक्चर्स है, आप इसको देख सकते हैं। तो यही थ्योरीज है कि ग्रहों का निर्माण जो है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल यानी क्लाउड ऑफ मटेरियल से हुआ है। अभी आगे देखते हैं इसको डिटेल में। कहा जा रहा है कि शुरुआत में क्या था कि एक धीमी गति से घूमते हुए गैसों का बादल था, गैसियस क्लाउड था, जो कि काफी गर्म और तप्त थे। इसको निहारिका कहा गया, निबुला कहा गया। निबुला ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। धीरे धीरे क्या हुआ, ये ठंडी हुई, निबुला जो है वो धीरे धीरे ठंडी होती गई। और कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तो इसमें भी संकुचन आना शुरू हुआ। इस संकुचन के कारण क्या हुआ कि इस निहारिका के आकार में कमी होती गई, लेकिन गति में जो है ये वृद्धि होती गई। आकार घटता गया और इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती गई, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो निहारिका थी वो तेज गति से घूमने लगी। अब चूंकि ये निहारिका जब घूमेगी, कोई भी चीजें जब घूमेंगी, तो उसमें एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर अपकेंद्रीय बल। इसमें भी लगा। अब क्या हुआ कि एक तो ये निहारिका घूम रही है, ऊपर से ये संकुचित हो रही है, ठीक है, इसका आकार भी छोटा होता जा रहा है और गति बढ़ता जा रहा है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि इसके अंदर जो गैसें थी वो रिंग के आकार में, ठीक है, रिंग ऑफ गैसेस के रूप में जो है वो पीछे छूटने लगी। ये सिकुड़ता जा रहा है और धीरे धीरे आप देखिएगा कि ये रिंग के आकार में यहाँ पे ये पीछे छूटने लगेगी। ये ठंडा हो रहा है, वो उसकी पिक्चर से। ये पिक्चर्स याद रखिएगा, आपको काफी जगह जो है आने वाले लेक्चर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आगे चल करके ये जो छल्ले थे, ये जो रिंग्स थे, वो संगठित होकर के ग्रहों एवं उपग्रहों के रूप में जो है वो परिवर्तित हो गए। यही रिंग देखिएगा आप जाकर के, फिर ये ग्रह के रूप में बने। और जो भाग शेष बचा, ये जो बीच का भाग जो बच गया यहाँ पे, वो जो है उससे क्या बना? सूर्य बना हमारा, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसमें थ्योरीज जो है आज ज्यादातर मान्य नहीं है, पर एग्जाम में आती है इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो सिंपल चीजें हैं कि एक निबुला थी पहले, वो निबुला धीरे धीरे छोटी होती गई, संकुचित होती गई, और धीरे धीरे क्या होती, जब संकुचित हो रही थी तो वो छल्ले के रूप में पीछे छूटती गई। और वो जो छल्ले बने थे उस छल्ले से प्लैनेट बने, और जो सब प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, वो बने। और बीच का जो पोर्शन बच गया, ठीक है, जो शेष भाग बचा, उससे क्या बना? हमारा सूर्य बना। तो इस तरह से सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं
इस निहारिका परिकल्पना में जो है वो संशोधन किया गया 1950 में। दो लोग थे, एक आटो सिमिट थे रूस के और एक थे कार्ल वाइजास्कर जर्मनी के, उनके द्वारा किया गया। जो मेन जो कॉन्सेप्ट था इसका, उसे थोड़ा सा इसमें अलग डिटेलिंग की गई, जो देख लेते हैं हम लोग। निहारिका रहेगा इसमें, क्योंकि निबुला से बना है, बेसिक इसका पोर्शन यही है। तो इसमें भी कहा गया कि सूर्य जो है एक निहारिका से घिरा हुआ था। ये आप सूर्य मान लीजिए अगर इसको, तो ये एक निबुला से घिरा हुआ है यहाँ पे। और इसमें फ्रिक्शन एवं टकराव की घटना हुई। क्या होता है कि कणों के बीच में क्या होता है कि आपस में आकर्षण होता है, इस कारण वो टकराने लगते हैं। तो इस तरह की घटना इसमें भी हुई। और इसके कारण क्या हुआ कि चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। ये डिस्क के रूप में यहाँ पे निर्माण हुआ इसका। और एक प्रोसेस हुआ उसमें, जिसको बोलते हैं हम लोग अभिवृद्धि प्रक्रम, एक्रीशन प्रोसेस। एक्रीशन क्या होता है कि खूब सारे जब मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे तो उसके कारण क्या होता है कि इसमें आकर्षण बल लगता है। आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आकर्षण बलों के कारण जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो अगर एक दूसरे के नजदीक आकर के वो जमाव हो जाए, उनमें एकुमुलेशन उनका हो जाए, तो एक बड़े ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है, एक पिंड का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि गैसीय पदार्थ जम करके एक जगह आकर के आकर्षित होकर के एक बड़े पिंड का निर्माण करे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रीशन प्रोसेस। चपटी तस्तरी का जब बादल बना तो उसमें फिर एक्रीशन प्रोसेस हुआ और उसी से जो है धीरे धीरे वो ग्रहों का निर्माण हुआ। ये संशोधित परिकल्पना में की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो हो गया निहारिका परिकल्पना। अब है द्वैतारक सिद्धांत। नाम से जो हिंदी में वाले होंगे वो समझ सकते हैं। द्वय में होता है दो और तारक में होता है तारा, स्टार। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि दो तारा रहा होगा, यही चीज है भी इसमें। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में ये जो प्रतिपादन किया गया, एक चेम्बरलेन थे, एक मोल्टन, दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा ये किया गया था। ज्योग्राफर्स कह सकते हैं इनको। ये देखिए टीसी चेम्बरलेन है यहाँ पे और फॉरेस्टर मोल्टन है। इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया कि एक तो हमारा सूर्य था हमारे सौरमंडल में, एक समय ऐसा आया कि सूर्य के नजदीक से एक तारा गुजरा और ये जो तारा था वो सूर्य से काफी ज्यादा बड़ा था आकार में। इसके कारण क्या हो कि चूंकि इसका आकार काफी बड़ा था, एक भ्रमणशील तारा गुजरा यहाँ से सूर्य के निकट से, तो सूर्य से काफी बड़ा था। और चूंकि ये जब बड़ा था, इसका गुरुत्वाकर्षण भी काफी ज्यादा अधिक था। किससे? सूर्य से। जब ये धीरे धीरे सूर्य के नजदीक आता गया, यहाँ पे देखिएगा, तो इसके कारण क्या हुआ कि सूर्य की सतह से इसके आकर्षण शक्ति के कारण उभार आना शुरू हुआ सूर्य की सतह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ऊंचा हो रहा है, उभार आना शुरू हुआ। और जब जब जैसे जैसे ये नजदीक आता गया तो इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स था, इसका जो आकर्षण शक्ति था सूर्य पे, वो और ज्यादा तीव्र होता गया। इसके कारण क्या हुआ कि सूर्य से एक सिगार के शेप में, इस सिगार के आकार का जो एक ऑब्जेक्ट था, एक पिंड था, वो निकल करके अलग हो गया। फिर क्या हुआ कि समय के बाद ये तारा जो है वो सूर्य से दूर निकल गया। पर ये जो सिगार के शेप में जो ऑब्जेक्ट निकला था वो सूर्य के पास ही रहा और धीरे धीरे इसके कक्षा में यहाँ पे घूमने लगा। और इसी से टूट करके, आप देखिएगा यहाँ पे जो सिगार के शेप में जो टूटी है चीजें, इसी से टूट करके यहाँ पे डिफरेंट जो ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सूर्य के नजदीक वाला यहाँ पे है वो छोटा है ग्रह और जो बीच वाला है वो बड़ा है। तो रियल में भी ऐसा ही है। आज के समय में आप देखेंगे कि तो ये बुध है और ये बृहस्पति है जो सबसे बड़ा होगा। पर ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई। तो ये यहाँ पे द्वैतारक सिद्धांत में यह कहा गया कि दो तारे एक समय एग्जिस्ट किया उन्होंने हमारे सौरमंडल में, और एक चला गया दूर, तो उससे जो है फिर ग्रहों की रचना हुई सूर्य से उसके निकल करके, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये था आरंभिक सिद्धांत। अब आते हैं हमारे जो आधुनिक सिद्धांत है उसमें। तो इसमें जो सबसे मान्यता प्राप्त और सबसे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आज वैज्ञानिक मानते हैं वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, बिग का मतलब होता है बड़ा और बैंग का मतलब होता है विस्फोट। ठीक है, इस थ्योरी का जो प्रतिपादन किया वो जॉर्ज लेमेटियर के द्वारा किया गया था 1927 में। ठीक है, ये थ्योरीज क्या कहती है कि जो पूरे ब्रह्मांड है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, उसका निर्माण जो हुआ है वो एकाकी परमाणु यानी एक सिंगल एटम से हुआ है। आप देख सकते हैं इस सिंगल एटम की वो पिक्चर है। कहा क्या जा रहा है कि ये जो एकाकी परमाणु था, इसका आप थोड़ा सा गुण देखिए कि क्या था ये। कहा गया कि इसका जो आयतन था वो काफी इतना कम था कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। आकार भी काफी सूक्ष्म था कि आप हो सकता है नंगे आंखों से उसको देख भी नहीं सके। पर वही तापमान और घनत्व था वो इनफाइनाइट था, इतना ज्यादा कि आप उसे माप नहीं सके। तो ये जो छोटा सा, जो राई के दाने से भी छोटा था, एक सिंगल एटम जो था, उसका आकार तो इतना सूक्ष्म था कि उसको देखा ना जा सके। आयतन भी वही होता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है, ऊंचाई क्या है, लेकिन वही टेम्परेचर और घनत्व इतना ज्यादा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि इसी परमाणु से आज आप जो पूरा यूनिवर्स देख रहे हैं, ये जो यूनिवर्स है वो बस इसी परमाणु से बना है, एक सिंगल एटम से बना है। ठीक है, आगे इस सिद्धांत में क्या कहता है कि ये जो सिंगल एटम था, समय के साथ इसमें क्या हुआ कि भयानक विस्फोट हुआ। देखिए, बिग बैंग हुआ, भीषण विस्फोट हुआ। ठीक है, और जब इसमें विस्फोट हुआ तो उसके कारण क्या हुआ कि इसमें तीव्र विस्तार हुआ, रैपिड एक्सपेंशन हुआ इसके आकार में।
और जब इसका विस्तार हुआ तीव्र गति से तो इसके कारण खूब सारी यहाँ पे ऊर्जा निकली, एनर्जी निकली, और ये एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, वो पदार्थ में, वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। और इसी के कारण जो फर्स्ट 3 मिनट के अंदर जो है, जब विस्फोट हुआ उसके 3 मिनट के अंदर ही फर्स्ट एटम का निर्माण हुआ, पहले परमाणु का निर्माण हुआ। और इसी तरह से धीरे 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 नए एटम्स का निर्माण होते 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 आप देखिएगा यहाँ पे कि हमारे यूनिवर्स की रचना हुई, इस तरह से जो हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है बिग बैंग थ्योरी का, जो कि एक सिंगल एटम से आज जो पूरा यूनिवर्स आप देखते हैं वो एक सिंगल एटम से बना है। अब इसमें आज ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये तीव्र विस्तार था उसकी गति जो है धीरे धीरे वो धीमी होती गई, उसके तापमान में गिरावट होती गई, और इस प्रकार से जो परमाणुीय पदार्थ थे, जो मैटर थे, उसका निर्माण होता गया और ग्रह उपग्रह बनते गए। इस तरह से सोलर सिस्टम और पूरा यूनिवर्स बना है। ये बिग बैंग की जो घटना थी आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले हुई थी। और ये जो एक्सपेंशन है, बोला जा रहा है कि आज भी ये जो जारी है, आज भी जो हमारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे वो विस्तार हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसी के संबंधित आगे थ्योरीज हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ये है विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये जो थ्योरी दी गई है वो है एडविन हबल के द्वारा दी गई 1925 में। हबल का क्या कहना था कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें विस्तार आज भी जारी है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका भी, जो आपका बिग बैंग थ्योरी है, और ये भी है। तो हब्बल ने ही इसको सबसे पहले प्रूफ किया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। और जो आकाश गंगाएं हैं, जो गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं क्या है, वो तारों का समूह है। जैसे आप देखते होंगे, ये आप देखिए आकाश गंगा है, खूब सारे तारे मिलकर के एक आकाश गंगा बनाते हैं, और एक तारा उसमें है हमारा सूर्य। आप देखिए कि ये हमारी आकाश गंगा जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे, और इस तरह से लाखों आकाश गंगा हैं, और एक आकाश गंगा में लाखों तारे हैं, और जिसमें से एक तारा है हमारा सूर्य, और उसका सोलर सिस्टम है जिसमें से 8 ग्रह हैं, और उसका एक ग्रह पृथ्वी है। मतलब सोचिए कितना बड़ा होगा ये। ठीक है, ऐसी ऐसी कितने आकाश गंगा है। तो यूनिवर्स का साइज जो है काफी बड़ा है। तो कहा जा रहा है कि ये जो गैलेक्सीज है डिफरेंट डिफरेंट, उसके बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसका उदाहरण जो है हब्बल साहब ने वो है एक गुब्बारे की सहायता से प्रस्तुत किया। आप देखिएगा, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। पहले एक सिंगल एटम था, ये फटा और धीरे धीरे इसी से यूनिवर्स का निर्माण हुआ। ये ब्रह्मांड आप मानिए, तो ब्रह्मांड देखिए धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। और ये गैलेक्सीज है, तो इसके बीच की दूरी अभी इतनी थी, यहाँ पे देखिए बढ़ गई और यहाँ पे और ज्यादा हो गई। गुब्बारा से आप समझिए यहाँ पे कि ये जो गुब्बारा है, अगर इसको मैं फूकना शुरू करूं और इस पर डॉट्स लगा दूं, उसको गैलेक्सीज मान लूं, तो ये जो है गुब्बारा जैसे जैसे बढ़ेगा, इस गुब्बारे को आप ब्रह्मांड मानिए, यूनिवर्स मानिए, तो ये गुब्बारा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वो ब्रह्मांड का साइज बढ़ रहा है, और इसके बीच की जो दूरी थी, वो गैलेक्सीज के बीच की दूरी थी, वही बढ़ रही है। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्या कहता है कि आज जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, और गैलेक्सीज के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। अब जो एक कॉन्सेप्ट है हॉयल के द्वारा दिया गया, उसको बोलते हैं स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्चुअली ये विरोध में दिया गया, वो जो एक्सपैंडिंग थ्योरी थी ना उसके विरोध में। ये कहता है कि जो ब्रह्मांड जो है वो कभी फैला ही नहीं, वो आज जैसा है, ब्रह्मांड जैसा आज लग रहा है, आज भी वैसा ही है जैसा वो पहले था, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। जो थ्योरीज है वो गलत है इसके अनुसार। पर क्या है कि इस थ्योरी को उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है। आज जो वैज्ञानिकों के बीच जो पॉपुलर है वो जो थ्योरीज, वो है जो विस्तार वाली संकल्पना है, विस्तारवादी सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी है, और जो हब्बल की थ्योरी है वही है। ठीक है, ये आप यूनिवर्स देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें और सजेशंस अपने दें कि इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। और हमारे और भी वीडियोस को फॉलो करने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।